12 मई 2026 एक ऐसी तारीख जिसने भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला के रख दिया। देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता रातों रात ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आज के इस डीप इन्वेस्टिगेशन में हम सिर्फ एक आम पेपर लीक की बात नहीं करने वाले हैं। हम उस डार्क अंडरग्राउंड प्राइवेट माफिया के जाल को डिकोड करेंगे जिसने एक अभेद्य माने जाने वाले सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। आखिर दुनिया के सबसे कड़े एग्जाम्स में से एक इतनी आसानी से कैसे हैक हो गया? आइए इस पर्दे के पीछे के काले सच को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस नंबर को देखिए, 22,79,000। ये महज कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। ये देश के वो युवा हैं जिनके सपने, जिनकी रातों की नींद और सालों की तपस्या एक ही झटके में दांव पर लग गई। जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का वो मजबूत दिखने वाला किला ढहा, तो इन 23 लाख छात्रों का भविष्य सीधा अंधकार में चला गया। इस त्रासदी का स्केल वाकई खौफनाक है। 3 मई को जब ये परीक्षा हो रही थी तो सिस्टम का सीना चौड़ा था। दावा था जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं, जीरो एरर और फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ऊपर से देखने पे सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इस सरकारी दावे और बाद में सामने आई सीबीआई जांच की असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। हकीकत तो ये थी कि एक बेहद संगठित अंतरराज्यीय सिंडिकेट पहले ही इस सिस्टम को पूरी तरह हाईजैक कर चुका था। और ये सब कितनी तेजी से हुआ, जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 3 मई को देश भर में एग्जाम होता है। महज 2 दिन बाद 5 मई को बिहार में अचानक कुछ गिरफ्तारियां होती हैं। 7 मई को पहली बार एक विसल ब्लोअर सामने आता है और फिर 9 से 11 मई के बीच राजस्थान पुलिस के हाथ वो गैस पेपर लगता है जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। दबाव इतना बढ़ा कि 12 मई को परीक्षा रद्द करनी पड़ी और 13 मई तक सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया। महज 10 दिनों के अंदर एक सुरक्षित परीक्षा का सबसे बड़ा भ्रम टूट चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल, ये हुआ कैसे? इस माफिया का मोडस ऑपरेंडी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। अपराधियों को बहुत अच्छे से पता था कि अगर उन्होंने असली प्रिंटेड पेपर को स्कैन किया तो डिजिटल वाटरमार्क और सिक्योरिटी कोड से वो तुरंत पकड़े जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। सबसे पहले पेपर को सोर्स से निकाला गया, फिर उसे हाथों से दोबारा एक एक शब्द लिखकर तैयार किया गया ताकि कोई डिजिटल फुटप्रिंट ना बचे। इसके बाद उसकी पीडीएफ बनी और फिर उसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के प्राइवेट माफिया ग्रुप्स में भारी कीमत पर नीलाम कर दिया गया। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, ये एक फुल प्रूफ डिजिटल डकैती थी। अब अगर आपको लग रहा है कि यह महज कोई गेस पेपर था या सिर्फ एक अफवाह थी, तो इन सबूतों को देखिए। ये कोई तुक्का नहीं था। केमिस्ट्री सेक्शन के 50 सवालों में से 100% मैच, बिल्कुल परफेक्ट। बायोलॉजी में भी लगभग हर सवाल हूबहू वही था। कुल 720 अंकों के पेपर में से करीब 600 अंकों के सवाल इस लीक हुए पेपर से सीधे तौर पर मिल रहे थे। 83% से भी ज्यादा की ये सटीकता चीख चीख कर कह रही थी कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक रची बसाई गहरी साजिश थी। और ये साजिश किसी एक बंद कमरे या एक शहर तक सीमित नहीं थी। इसका जाल पूरे भारत में फैला था। महाराष्ट्र के नासिक में बैठे शुभम खैरनार को इस पूरे लीक का सोर्स माना जा रहा है। वहां से ये पेपर हरियाणा पहुंचता है, जहां गुरुग्राम का यश यादव इसकी डिजिटल डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट का जिम्मा उठाता है। फिर ये नेटवर्क मुड़ता है राजस्थान के सीकर की तरफ, जहां बिवाल परिवार इसकी पीडीएफ बनाकर कोचिंग के छात्रों तक पहुंचाता है। और उधर बिहार में उज्जवल राज जैसे मास्टरमाइंड्स सॉल्वर गैंग्स को ऑपरेट कर रहे थे। ये एक पूरा नेशनल कार्टेल था जो एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कर रहा था। इस अंडरवर्ल्ड के भी अपने 2 बिल्कुल अलग मॉडल्स थे। एक तरफ था राजस्थान का सीकर, जो देश का एक बड़ा कोचिंग हब है। वहां ये नेटवर्क बिल्कुल डिजिटल और साइलेंट तरीके से चल रहा था। पीडीएफ बनाकर सीधे अमीर छात्रों को बांटी जा रही थी। और दूसरी तरफ था बिहार के सॉल्वर गैंग का मॉडल। ये बिल्कुल अलग था। वहां मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स को ही ऑपरेशन सेंटर बना दिया गया था। वहां पीडीएफ नहीं बल्कि डमी कैंडिडेट्स बिठाए जा रहे थे और सीधे कैश के सूटकेस एक्सचेंज हो रहे थे। दोनों के तरीके बिल्कुल अलग थे, लेकिन मकसद सिर्फ एक, सिस्टम को धोखा देना। तो चलिए अब जरा इस ब्लैक मार्केट के अर्थशास्त्र को डिकोड करते हैं। इस सिंडिकेट के टॉप लेवल पर होलसेल डील 10 से 15 लाख रुपए में क्रैक हुई। फिर इसी पेपर को सीकर के नेटवर्क ने 30 लाख में खरीदा। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। एक एक छात्र से 2 से लेकर 5 लाख रुपए तक वसूले गए। और सबसे हैरान करने वाली बात, एग्जाम से ठीक पहले वाली रात में जब माफिया को लगा कि अब जितना मिल सके बटोर लो, तो पैनिक सेल में इस पेपर को महज 30,000 रुपए में बेचा गया। पोस्ट डेटेड चेक, ब्लैंक चेक और करोड़ों का नकद, इस तरह इस पूरी इकोनॉमी को चलाया गया।
लेकिन यहाँ रुककर एक कड़वा सवाल पूछना जरूरी है। क्या इस पूरी तबाही के लिए सिर्फ वो माफिया जिम्मेदार हैं? बिल्कुल नहीं। असली विफलता तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अपने ढांचे की है। सोचिए, जीपीएस और एआई वाले स्मार्ट सीसीटीवी कैमरों का क्या ही फायदा जब पेपर स्ट्रांग रूम या प्रिंटिंग प्रेस से ही बाहर आ जाए। पेपर के इन ट्रांजिट यानी सफर के दौरान की सुरक्षा पूरी तरह से बकवास साबित हुई। और सबसे बड़ी कमजोरी, एनटीए का आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टाफ पर बहुत ज्यादा निर्भर होना। संस्था के पास अपना कोई स्थायी और भरोसेमंद कैडर ही नहीं था, जिसने इसकी प्राइवेसी को अंदर से ही खोखला कर दिया। और सबसे भयानक बात जानते हैं क्या है? इस पूरे सिस्टम को पहले ही खतरे की भारी घंटी सुनाई जा चुकी थी। एक बार नहीं, बल्कि दो बार। अक्टूबर 2024 में डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति ने चिल्ला कर कहा था कि सुरक्षा में बड़े बदलावों की जरूरत है। और फिर दिसंबर 2025 में खुद संसदीय समिति ने चेतावनी दी थी कि जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया था, उन्हें अभी भी एग्जाम के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? इन दोनों बड़ी चेतावनियों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ये एक ऐसी दुर्घटना थी जिसका बस इंतजार किया जा रहा था। जरा सोचिए, अगर उन चेतावनियों को मान लिया गया होता तो क्या होता? राधाकृष्णन समिति ने सीपीपीटी और डिजी एग्जाम जैसे बेहतरीन हाइब्रिड मॉडल्स का सुझाव दिया था। इसमें होता यह है कि पेपर को ट्रकों में भरकर नहीं भेजा जाता, बल्कि उसे एन्क्रिप्टेड डिजिटल फॉर्मेट में सीधे एग्जाम सेंटर भेजा जाता है, और वो भी एग्जाम शुरू होने से बस कुछ मिनट पहले। फिर सेंटर पर ही उसे प्रिंट किया जाता है। इससे बीच रास्ते में होने वाले ट्रांजिट लीक का चांस सीधा 0 हो जाता। लेकिन अफसोस, इन मॉडर्न तकनीकी सुधारों ने कभी फाइलों से बाहर निकलकर हकीकत का रूप लिया ही नहीं। जब सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है तो नजरें सिर्फ एक ही दरवाजे पर जाकर टिकती हैं, न्यायपालिका। इस महाघोटाले के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का ढेर लग गया। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फेमा ने जो मांगे रखीं वो बहुत सीधी और सख्त थीं। पहला, एनटीए को या तो पूरी तरह से भंग किया जाए या इसका पूरा पुनर्गठन हो। दूसरा, दोबारा जो भी परीक्षा हो वो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की सीधी निगरानी में हो। तीसरा, सीबीआई 4 हफ्ते में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दे। और भविष्य के लिए हर सेंटर के रिजल्ट पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पब्लिश हों। चारों तरफ से बढ़ते इस भारी दबाव के बीच सरकार को भी अपना सबसे कड़ा हथियार निकालना पड़ा, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। इस नए और सख्त कानून को तुरंत एक्टिवेट कर दिया गया है। इसके तहत अगर कोई भी पेपर लीक का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना झेलना होगा। और इसी के साथ आज सीबीआई देश के चप्पे चप्पे पे छापेमारी कर रही है ताकि इस पूरे सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। इतने बड़े पैमाने पर हुए इस क्रैश का असर सिर्फ लीगल सिस्टम या छात्रों तक सीमित नहीं रहा। इसने देश में एक सियासी तूफान भी खड़ा कर दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पूरी परीक्षा प्रणाली को ही एक नीलामी करार दे दिया। वहीं दक्षिण की तरफ देखें तो तमिलनाडु में एमके स्टैलिन और विजय जैसे नेताओं ने साफ कह दिया है कि नीट को ही पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। एनएसयूआई हो या एबीवीपी, हर छात्र संगठन आज सड़कों पर है, जवाब मांग रहा है। और इन सबके बीच एक और अहम सवाल जो उठ रहा है वो है, इस पूरी साजिश में हजारों करोड़ की उस अनरेगुलेटेड कोचिंग इंडस्ट्री का क्या रोल है? लेकिन इन सारे आंकड़ों, इन कानूनों, सीबीआई की रेड्स और इस पूरी राजनीतिक बहस के शोर में हम उस आवाज को नहीं भूल सकते जो इस वक्त सबसे ज्यादा टूटी हुई है। एक स्टूडेंट का ये बयान सुनिए। रोजाना 14-15 घंटे की पढ़ाई, अपनी नींद, अपनी सेहत, सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस परीक्षा का रद्द होना किसी विश्वासघात से कम नहीं लगता। ये सिर्फ किसी एक एग्जाम का कैंसिल होना नहीं है, ये उन लाखों सच्चे, मेहनती और ईमानदार छात्रों के भरोसे का मर्डर है जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल महज एक सही मौके के लिए झोंक दिए थे। और यही सब हमें इस इन्वेस्टिगेशन के आखिरी और सबसे चुभने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत के इस एग्जामिनेशन सिस्टम पर कभी दोबारा वैसा भरोसा किया जा सकेगा? क्या इस सिस्टम की नींव को पूरी तरह से बदले बिना इस देश में टैलेंट और मेरिट की कोई कद्र बचेगी? ये कहानी सिर्फ 2026 के एक पेपर लीक की नहीं है, ये पूरे भारत के भविष्य के लिए बजने वाला एक सायरन है। हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ रहे हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।